तो लेकिन मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे अलावा कुछ नहीं है। इनको पता है कि ज्यादा दबाएंगे तो इंडिया के अंदर टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, इंडिया के अंदर पाकिस्तान बनना शुरू हो जाएगा, एक दूसरा पाकिस्तान। पिछली कौम जो बैठी है और हमारी फौज जो बैठी है, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, वो जवाब देंगे और पाकिस्तान का हर बंदा पाकिस्तान पे जान देने के लिए तैयार बैठा है। शाहजी इतना सौखा काम नहीं है। इफ आपको जो गलत फहमी है, आप किसी वक्त करके देख लेंगे। भारत के जो होम सेक्रेटरी है अमित शाह, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज एड हैं और बीजेपी को रन कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारे डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और जहां यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल अशराफिया की सोच है कि भारत को लेकर के किसी ने बयान ही नहीं दिया। वजीर दाखिला जो कि छोटी मोटी तो वो तो एवं ही बस दाग देते थे बयान, वो बोले ही नहीं है। और फॉरेन ऑफिस ने भी एक घिसी पिटी सी एक जवाब दिया है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये अमित शाह जो है ब्लफ मारते हैं और ये अपने बस ऑडियंस के लिए करते हैं। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं वॉशिंगटन में बैठ के? मैं आज सुबह से ये एक जो कहते हैं ना, अमित शाह साहब ने कहते हैं जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंका है और उसके रिपल इफेक्ट, मैं सुबह से आज बल्कि इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, अमित शाह और मोदी साहब बहुत बड़े फिलासफर हैं, ये डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आज कोशिश करता हूँ इसकी थोड़ा सा इसका एनालिसिस बताऊं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा कि मोदी साहब और अमित शाह साहब जो उनके राइट हैंड है, एक तो ये इन्होंने सारी अपनी सियासत गुजरात से सीखी और मुसलमानों का कत्लेआम करके सीखी, और वहां पे इन्होंने रिसर्च ये देख लिया कि हमने मेजॉरिटी जो कि हिंदू है, मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं और वो किस तरह लेने हैं और किस तरह हमने पूरे इंडिया को डिक्टेटरशिप में लेकर जाना है, किस तरीके से हमने इसको टेक ओवर करना है। उन्होंने सबसे पहले तो गुजरात में मुसलमानों को किया, उन्होंने लाइसेंस टू किल उनको मिल गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उनके हौसले बढ़ गए। उसके बाद उन्होंने वादे किए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को, और बल्कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिए। इस वक्त अडानी अंबानी दो ही सिर्फ बंदे हैं, बाकी सारा तो बिजनेस बंद हो चुका है वहां पे। उनके पैसे की बेस पर जब वो आगे आए तो उन्होंने जिस तरीके से फिर मुसलमानों की हालत जो की और एंड अप उन्होंने कश्मीर पे किया, और आज ये स्टेटमेंट गोवा में एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने दी है, तो उसका बेस ये है, फिर वही होगा कि इस अगले मार्च में 5 स्टेटों में, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर, यहां पे इलेक्शन है 2022 के मार्च में। दिसंबर में इलेक्शन है गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का। और इनको टारगेट करके उन्होंने इस वक्त दो काम कर रखे। एक तो ये दोबारा उन्होंने ये छेड़छाड़ शुरू कर दी, कश्मीर में आपने देखा होगा हिलचुल शुरू कर दी उन्होंने। अमित शाह साहब ने ऐसे ही एक हवा में ये स्टेटमेंट छोड़ी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरा मशवरा होगा शाह जी करके देख लो। उसकी वजह ये है कि हमारे जो ऊपर 1000-1500 गंदे लोग बैठे हैं, जो करप्ट लोग बैठे हैं, इन्होंने तो उड़ के दुबई और इंग्लैंड आ जाएंगे। पिछली कौम जो बैठी है और हमारी फौज जो बैठी है, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, वो जवाब देंगे और पाकिस्तान का हर बंदा पाकिस्तान पे जान देने के लिए तैयार बैठा है। शाह जी इतना सौखा काम नहीं है। इफ आपको जो गलत फहमी है, आप किसी वक्त करके देख लेंगे। और मैं हैरान हूं कि वो हमारे शेख रशीद साहब तो मशहूर है कि हर चीज को जुगत में टाल देना, वो भी बिल्कुल चुप बैठे हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब तो है ही नहीं, मोहित यूसुफ साहब इस वक्त फॉरेन ऑफिस को चला रहे हैं। शाह जी तो बिजी है मुल्तान में, पता नहीं किसी चीज में। तो उस वक्त ये मैं मशवरा दूंगा शाह जी, ये जो आप हमारे लोग देखते हैं ना, 1000-1500 बंदे जो पाकिस्तान को रूल गवर्न कर रहे हैं, दिस इज नॉट द पाकिस्तान इज अबाउट। ये आपकी गलतफहमी, बिल्कुल गलतफहमी। हमारी फौज भी खड़ी है, हमारा हर पाकिस्तानी फौजी है, और इसको इस तरह आप सोच भी नहीं सकते, आप छेड़ भी नहीं सकते। मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे अलावा कुछ नहीं है। इनको पता है कि ज्यादा दबाएंगे तो इंडिया के अंदर टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, इंडिया के अंदर पाकिस्तान बनना शुरू हो जाएगा, एक दूसरा पाकिस्तान। क्योंकि 25 करोड़ लोग बैठे हैं, कितना उनको मारोगे भाई? उनको कितना चौक करोगे? उनको एक कोने में लगाओगे, रिएक्शन होगा उसका। और मैं हैरान हूं कि वो हमारे शेख रशीद साहब तो मशहूर है कि हर चीज को जुगत में टाल देना, वो भी बिल्कुल चुप बैठे हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब तो है ही नहीं, मोहित यूसुफ साहब इस वक्त फॉरेन ऑफिस को चला रहे हैं। शाह जी तो बिजी है मुल्तान में, पता नहीं किसी चीज में। तो उस वक्त ये मैं मशवरा दूंगा शाह जी, ये जो आप हमारे लोग देखते हैं ना, 1000-1500 बंदे जो पाकिस्तान को रूल गवर्न कर रहे हैं, दिस इज नॉट द पाकिस्तान इज अबाउट। ये आपकी गलतफहमी, बिल्कुल गलतफहमी।
हमारी फौज भी खड़ी है, हमारा हर पाकिस्तानी फौजी है, और इसको इस तरह आप सोच भी नहीं सकते, आप छेड़ भी नहीं सकते। तो लेकिन मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे अलावा कुछ नहीं है। इनको पता है कि ज्यादा दबाएंगे तो इंडिया के अंदर टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, इंडिया के अंदर पाकिस्तान बनना शुरू हो जाएगा, एक दूसरा पाकिस्तान। क्योंकि 25 करोड़ लोग बैठे हैं, कितना उनको मारोगे भाई, उनको कितना चौक करोगे, उनको एक कोने में लगाओगे, रिएक्शन होगा उसका। शाहरुख खान के साथ जो कर रहे हो, लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं आप उनके साथ। जज ने देखे, मैं सब हैरान हो गया उसका डिसीजन सुन के। जज ने कहा कि मैंने इस पर डिसीजन ले लिया इसकी बेल पे, लेकिन 7 दिनों के बाद बताऊंगा फैसला। लोग गूंगे नहीं है, इस वक्त लोग देख रहे हैं। पीपल आर ऑब्जर्विंग यू, इवन द इंडियंस आर ऑब्जर्विंग यू। और मुझे आज याद है, अभी तक जब मोदी साहब पहली दफा इलेक्शन जीते थे, मैंने उसी दिन कहा था कि मोदी साहब इंडिया के लिए खतरनाक है, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वाकई पाकिस्तान, सेकुलरिज्म पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा माइनॉरिटीज हैं जिसकी हद कोई नहीं, और आप चोक कर रहे हैं, हर माइनॉरिटी को चोक कर रहे हैं। सिखों को देख लें आपने, उनके फार्मर्स के साथ क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को आपने निशाने इबरत बना दिया, चाहे कश्मीर के साथ जो कुछ कर रहे हैं। तो आपके विदन कितने इश्यूज होने इंडिया के अंदर से, आपको जगह नहीं मिलनी। बिल्कुल सही है, आपने स्टेटमेंट छोड़ी है, ये तो एक छोटा सा, मेरा मकसद एक छोटा सा चीज है ना, लेकिन इंडिया के अंदर जो इस वक्त हालात है, चीमा साहब, मैं तो बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं। मैंने बल्कि कई दफा कहा है कि हर पाकिस्तानी को चाहिए कि दिन में एक दफा आधा घंटा इंडियन चैनल जरूर देखा करें कि आपके पड़ोस में क्या पकड़ा है और आपके बारे में क्या इंटेंशन है उनकी। अमित शाह साहब ने तो आज स्टेटमेंट गोवा में जाके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक बिल्कुल इस तरह इनको सोचना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तारड़ साहब, ये तो हो गया अमित शाह साहब के हवाले से, लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो G20 के हवाले से। और उसमें G20 का जो इजलास हुआ, जो कि इटालियन जो है वो क्योंकि इस वक्त लीड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं G20 को, तो वहां पे जो डिस्कशन हुई है तारड़ साहब, वो तो आपको नहीं लगता, पाकिस्तान तो वहां पे था नहीं। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब है मोहित यूसुफ, अब हमारी उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखते रहते हैं कि मगरबी इंटेलिजेंसिया को और दूसरों को बताते रहे कि हमारा क्या मौकफ और हम क्या बात कर रहे हैं। आप अखबारों में आर्टिकल तब लिखते हैं, मैगजीन में आर्टिकल तब लिखते हैं जब आपकी स्टेट लेवल पे कोई उस तरह से नहीं होती। आपने और हमारे इमरान खान साहब भी न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट में लिख रहे हैं, जो मोहित यूसुफ साहब है वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिख रहे हैं, और डायलॉग कोई अफगानिस्तान पे हो नहीं रहा। उधर से भारत G20 पे बात कर रहा है जी। अब देखें, वो कहते हैं कि जी भारत तो नेबर भी नहीं है अफगानिस्तान का, तो व्हाट रोल इट कैन प्ले। तो यहां पे ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ना तो अमेरिका ने वैसे लो लेवल पे हमारे साथ बात की है, उस तरह नहीं बात की अफगानिस्तान पे जिस तरह करनी चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, किन प्लेटफॉर्म पे हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं? आज तो वैसे PIA ने अफगानिस्तान की फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं, तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, मैंने बल्कि यहीं से शुरू करना था जो आपने शुरू कर दिया PIA का। मैं बल्कि यहाँ पे ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल क्यों किया गया। वो इसलिए कैंसिल किया गया कि वहां पे जो आपका कंट्री चीफ है उसको तालिबान ने एक दिन पूरा गन पॉइंट पे बिठाए रखा है और उस पर इल्जाम लगाया है कि तुम यहां से हमारे अफगानियों को भागने की मदद कर रहे हो, आपके साथ तालिबान की ये अलाइनमेंट है। अच्छा। और आप दुनिया को कह रहे हो कि आप इनसे डायलॉग करें, आप खुद क्यों नहीं डायलॉग कर रहे हो उनके साथ? आपके साथ बदएतमादी क्यों है तालिबान की? वो आप पे भी एतमाद नहीं करते। आप दुनिया को कह रहे हो कि वहां पे डॉलर डालो, डॉलर फेंको, और दुनिया को कहते हो डायलॉग करो, इनको रिकॉग्नाइज करो, लेकिन आपके हालात ये हैं कि आपकी एयरलाइन ने आज वहां पे अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। मैं जो खासकर आगे कुछ चीजें बताना चाह रहा था G20 के हवाले से कि G20 ग्रुप क्या है। G20 ग्रुप जो है 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 80% इकोनॉमी, 75% ऑफ द ट्रेड ये G20 कंट्रीज जो है ये करते हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है सोए पड़ी सारी दुनिया, मेरा ख्याल है कुछ भी वहां ट्रेड हो ही नहीं रहा। 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज गोइंग थ्रू दीज G20 कंट्रीज। अब ये इस दफा जो इटली में किया, इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा तहफ्फुजात है कि इसमें पाकिस्तान नहीं गया, कतर गया है। पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं जी हमने दुनिया की मदद की तालिबान को कतर ले जाने के लिए दोहा में, तो ले जाने वाली पार्टी जो इनवाइटेड नहीं है, तो जो जिनके मेज पर बैठे हैं वो वहां पे इनवाइटेड है।
लेकिन यहाँ पे कोई बिल्कुल किसी के माथे पे बली कोई नहीं, आपके बिल्कुल मीडिया ने उसको कवरेज ही नहीं दी है उसको बिल्कुल। मैं एक सितम जरीफी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, आपके अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी इंटरनल पॉलिसी को देख चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं और वहां से वो बढ़ के मार रहे हैं आपको। आप लोगों को क्या तमाशा दिखा रहे हैं कि आप नैब पर, तकरीरों पर, तबादलों पर, ये पता नहीं क्या इंटरनल इश्यूज है, किन पे आप इतने खराबी है, सारी दुनिया आपके ऊपर। अब वॉशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है, अल जजीरा प्रोग्राम आप पे कर रहा है, इंडिया तो करने ही करने हैं कि जी वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम आ चुके हैं। कि G20 तो एक अलग बात है। मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि चाइना और रशिया वहां पे नहीं था, वो इस G20 मीटिंग में वो नहीं गए। और उसमें जो मुझे जो नजर आ रहा है, मैंने शायद पहले भी मेंशन करने की कोशिश की थी कि चाइना ने अपना रुख अफगानिस्तान से मोड़ लिया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चाइना और पाकिस्तान की वजह से हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो तवज्जो दे रहे हैं ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर। और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में। वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त में हुआ है, अब जो इस वक्त जो दूसरा वर्जन है वो पहले से भी लार्जर स्केल पर है। वहां पे इंडिया के शिप रणविजय और सतपुरा तो जो कि उनके कैरियर है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल, आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो जरूरत मैं समझता हूं पाकिस्तान को, डिप्लोमेसी तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, लेकिन यकजहती अंदर आपको यूनाइटेड होना चाहिए अपने सलामती के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को एक पेज पे होना चाहिए और सिर्फ सोचना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में, और कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप फिर बेहतर किस तरह करने हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। और बिल्कुल इस वक्त जो मेरे सबसे ज्यादा तशवीश मुझे इस बात की है कि सुबह, चीमा साहब, सुबह के टाइम अब काबुल में 2 डिग्री टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। और मुझे एक चीज का सख्त अफसोस है कि तालिबान और पाकिस्तान, इन्होंने ये सोचा नहीं था कि अब सर्दियां आने वाली हैं, ये डॉलर बंद हो जाने, कहां जाएंगे। आप ये देखें, इस 21st सेंचुरी में आपने पहाड़ पर चढ़ने का मंसूबा बना लिया, लेकिन वहां से उतरने का मंसूबा ही कोई नहीं आपके पास। आपको पता था वह बिजली बंद हो जानी, आपको पता था वह सर्दियां आ जानी, लोगों ने क्या खाना है, लोग किधर जाएंगे वो। और देखें, इतनी बदएतमादी की दूसरी मिसाल देना चाहूंगा कि आप, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि $1.2 बिलियन देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे, हमारे लोग खुद जाके वहां इमदादी काम करेंगे। वो जिस तरह आप चाहते थे कि डॉलरों की बारिश टकाटक शुरू हो जानी है, वो नहीं हुई है, अब होगी भी नहीं। अमित शाह ने पाकिस्तान को चुनौती क्या दी? साजिश तरार जैसे लोगों का भी दिमाग चकरा गया है। अब ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। आज उनकी मीडिया कह रही है कि बच्चे को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ शाहरुख खान का बेटा नहीं है, उसमें और भी कई लोग हैं, और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी हैं। तो इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया या धमकाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के जो लोग हैं भारत आने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। बहुत सारे प्रोपेगेंडा भारत के बारे में रचा जाता है, लेकिन चाहे रोहिंग्या हो या फिर अफगानिस्तान से प्रताड़ित लोग, सभी आकर शरण भारत में ही लेते हैं। भारत में ही आने के लिए वो तैयार रहते हैं, और पाकिस्तान के लोग भी भारत ही आने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे गाने के लिए या नाचने के लिए या बम विस्फोट करने के लिए। तो इस पर अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने अल्पसंख्यकों को देखिए, आपके देश के अंदर क्या हो रहा है। अगर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है तो ये आप चेतावनी को थोड़ा गंभीर लीजिए, और जल्द ही जल्द कोई बड़ी कार्रवाई होगी। उससे पहले आपने ये कहा कि भारत में सिख किसानों के साथ क्या किया जा रहा है। पहली बात, मेजोरिटी में यहाँ हिंदू हैं, जैसा कि बताया जाता है। वैसे हमें नहीं लगता, हिंदू और मुस्लिम बराबर ही चल रहे हैं, क्योंकि एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत भारत को
अंदर से खोखला किया जा रहा है, उसके तहत दोनों बराबर ही चल रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि सिख किसानों के साथ किसी एक समुदाय के किसानों पर कोई बिल थोपा नहीं गया है। ये जो बिल आया है, 3 कृषि कानूनों की बात की जा रही है, वो सभी किसानों के लिए है। तो इसमें सिख किसान कहां से आ जाएंगे? उन पर कौन सी बर्बरता हो जाएगी? तो पहली बात तो आप थोड़ा अपना दिमाग खोलकर बात करिए। आप इस प्रकार के फैक्ट्स पे बात करेंगे तो आपको जूते पड़ेंगे। और दूसरी बात, आप ये बोल रहे हैं बहुत नजदीक से मैं मामला देख रहा हूँ। अगर आप नजदीक से मामला देख रहे होते तो आपको पता चलता कि शाहरुख खान के बेटे के साथ कई और भी लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिली है, ड्रग्स वो लेते हैं और उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई है। तो हमारे देश में जो ड्रग्स का व्यापार चल रहा है, पाकिस्तान उसके तहत अपनी इकोनॉमी बढ़ाने में लगा हुआ है, उस साजिशों को नाकाम किया जा रहा है और इसीलिए आपको तड़पन मच रही है। बहुत सारे मुद्दे पर आप बात करते हैं, हम सहमत भी होते हैं, लेकिन आप जो आज बात कर रहे हैं वो अपनी पाकिस्तान आर्मी की गुलामी करते हुए कर रहे हैं। आपको डर है, आपको भय है कि अगर भारत ने इस बार फिर से स्ट्राइक कर दिया तो कहीं आपका ये टकला भी देखने लायक ना बचे। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। और भारत के बारे में जो आपकी ये राय है कि भारत के अंदर एक पाकिस्तान बन जाएगा, 25 करोड़ है, ये ऐसा हो जाएगा। भारत के जो हिंदू हैं वो अभी जागे नहीं है। अगर जाग गए तो पाकिस्तान जो अभी बना हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, लाहौर तक तिरंगा लहराएगा। ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए।